नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लद्दाख हिंसा की। लद्दाख जैसे पीसफुल इलाके में, शांतिपूर्ण जगह में जो हिंसा हुई है, दो पक्ष हैं। एक सोनम वांगचुक पक्ष रख रहे हैं, तमाम मीडिया चैनलों में देखा। एक एंटी पक्ष चल रहा है जिसमें सीआईए का हाथ से लेकर पाकिस्तान हाथ और ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिसको जानना जरूरी है और उसके आधार पर ही लोगों को अपनी राय बनानी चाहिए कि आखिर एक शांतिपूर्ण जगह पे, एक बिल्कुल जहां पे शांति शुरू से थी, आज तक कभी इस ढंग की हिंसा नहीं हुई, जहां शांतिप्रिय लोग हैं, वहां ये हिंसा क्यों हुई। और जो घायल है वो सिर्फ एक तरफा घायल है। 70-80 जो 4 तो मारे गए, वो सिविलियन मारे गए हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। और जो घायल हैं 70-80, क्या सिर्फ सिविलियन ही घायल हैं या पुलिस वाले भी घायल हैं? दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सारे फैक्ट को जानना जरूरी है, तभी आप कोई राय बना पाएंगे। मेरी कोशिश है कि आज मैं आपके सामने फैक्ट रखूं। मैं हिंसा के दिन से ही जो पहली बार केंद्र सरकार की ओर से रिलीज जारी की गई उस रात में, उस रिलीज को देखा। उसके बाद सीधे सीधे सोनम वांगचुक पे आरोप लगाया गया था। उसके बाद वांगचुक ने तमाम चैनलों को, यहां तक कि यूट्यूब पे भी हर जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया। मतलब एक दिन में पता नहीं कितने दर्जन उन्होंने इंटरव्यू दे दिए और हर जगह अपनी बात रखी कि हम शांति प्रिय थे और ये समझाने की कोशिश की कि सरकार के कारण से लोगों में गुस्सा था, यूथ में गुस्सा था और उस कारण से हिंसा भड़की। तो क्या सचमुच में 24 तारीख को हिंसा के पहले यही हुआ था? क्योंकि ये जो आमरण अनशन था, जो इस बार का था, पहले भी कई बार कर चुके हैं, ये तो कई बार कर चुके हैं और 10-15 ही चल रहा था, तो उसी दिन क्यों? आखिर ऐसा क्या था कि उस दिन यह हिंसा भड़क गई? तो कुछ फैक्ट्स जो है वो बड़े आगे मैं बाकी चीजें भी कहूंगा जो वहां के पुलिस का कहना है, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ही जानना जरूरी है। जैसे कि जो मांग की जा रही थी, देखिए, जब जम्मू कश्मीर एक था उसमें लद्दाख भी हिस्सा था, तो मैं बहुत दिनों से होम मिनिस्ट्री लगभग 20 साल कवर करते हुए मुझे हो गए हैं। वहां के लोगों का हमेशा मांग ये था कि वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के अपने झगड़े हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, वहां पे बार बार राष्ट्रपति लगता है, वहां तमाम समस्याएं हैं। तो जम्मू के लोगों की मांग होती थी कि हमें अलग राष्ट्र कर दो, कश्मीर को अपना जो आतंकवाद है वह होता रहे। और लद्दाख की भी ये थी कि अलग हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। और ये लगता था, हम लोग ने ये खबर भी कई बार लिखी थी कि 3 भाग में सरकार बांट सकती है, ये कर सकती है। लेकिन जब 2019 में जो बंटवारा हुआ उसमें जम्मू कश्मीर को एक रखा गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को रखा गया। मुझे लगा कि ये जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो गई और जिस ढंग से 370 के निरस्त करने के समय जो पार्लियामेंट में जो पूरी डिबेट थी और वहां के जो सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने जो स्पीच दी, उससे मुझे लगा कि ये बिल्कुल उनकी सही डिमांड है, उसके आधार पे सब कुछ हुआ है। लेकिन अंदर तो कुछ और चल रहा था, क्योंकि तत्काल बाद वहां पे 6 शेड्यूल की मांग उठने लगी और उसकी मांग, मतलब पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कि हमें भी राज्य दिया जाए, राज्य बनाया जाए, विधानसभा यहां भी हो। बात यह है कि जनसंख्या केवल 3 लाख है, इलाका बहुत बड़ा है। अगर 40 या 60 की विधानसभा बनाएंगे, 40 की भी बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, कैसे उसको बांटेंगे? क्योंकि पूरी जनसंख्या लगभग वहीं पे लद्दाख में है और कारगिल में है, तो कारगिल भी अभी लद्दाख का हिस्सा है। उस वक्त कारगिल को वो शामिल करने की बात नहीं कर रहे थे, अब कारगिल जो है वो हिस्सा है और दोनों जगह जो है वो बॉडी बनी हुई है। कारगिल की एक अपना जो है वो डेमोक्रेटिक अलायंस, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस करके एक पॉलिटिकल बॉडी बनी हुई है और एक एपेक्स जो है वो लेह करके एक अलग से बॉडी बनी हुई है। तो ये इसमें तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक सब लोग सब जो हैं और अपने अपनी डिमांड कर रहे हैं। जो वहां के लोगों की समस्याएं हैं वो उस पे
जो बताया जा रहा है, जो जानकारी है, और मुझे लगता है कि इस फैक्ट्स को कोई गलत नहीं कर सकता है कि 85% रिजर्वेशन वहां के लोगों के लिए स्थानीय नौकरियों में दे दिया गया है। जो तमाम जो पोस्ट हैं उसमें 1/3 महिलाओं के लिए, यहाँ लोकल बॉडी सब में उनके महिलाओं के लिए भी कर दिया गया है। यानी कि वहां के लोगों के लिए पर्सनल जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। जो नौकरियों की यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है। आज वहां के डीजीपी ने बताया कि कैसे लगभग 450-500 जो है वो पुलिस भर्ती हुई है, और उनका बस पासिंग आउट परेड जो है होना है, और वो आ जाएंगे, वो लोकल के हैं। और लगभग 1800 वैकेंसीज जो है और आने वाली है, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या उनके हिसाब से ये नहीं है। अब बात रही कॉन्स्पिरेसी की, तो जो 2-3 फैक्ट्स हैं वो बड़े ही क्रूशियल हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान क्यों गए या सीआईए का है कि नहीं है, बाकी चीजें हैं या नहीं है, मुझे नहीं, उस आरोप प्रत्यारोप में नहीं आ रहा हूं। लेकिन पुलिस ने जो दावा किया है कि एक पाकिस्तान के नागरिक को वहां गिरफ्तार किया गया था जो वांगचुक के साथ संपर्क में था, और जो गिरफ्तारी हुई उसकी कुछ दिन पहले हुई, वहां से वो वीडियो पाकिस्तान भेजता था, जो वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, वो वीडियो भेजता था और तमाम मैसेजिंग वहां करता था। ये फैक्ट है, और इसका कंट्राडिक्शन अभी वांगचुक की तरफ से या किसी की तरफ से आया नहीं है। डिटेल्स भी नहीं आए हैं। डिटेल्स आने चाहिए पुलिस की तरफ से कि उसका हुआ क्या, कौन आदमी है, क्या नाम है, और किसको वो वीडियो भेजा था। ये पुलिस को ज्यादा खुलासा करना चाहिए, मेरा मानना है। दूसरा जो फैक्ट ये है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं गए थे, वो बांग्लादेश भी गए थे, और पाकिस्तान में भी डॉन के कार्यक्रम में वो गए थे। तो ये चीजें जोड़ रही है पुलिस, कह रही है। जो वांगचुक का कहना था, इंटरव्यू मैंने सुना कि मैं तो वहां से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा था, ये कर रहा था, लेकिन जो बाकी जो दूसरी तरफ से बात आ रही है वो ये आ रही है कि वो अपने भाषणों में नेपाल के जिंजी की तरह, बांग्लादेश की तरह ये सब आंदोलन की और सत्ता उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। एक और बात आई है जो भी महत्वपूर्ण है कि कुछ दिन पहले ही इस ढंग के नेपाल जैसे किसी सिचुएशन के ऊपर जैसा लाने और वहां हिंसा फैलाने की बात हो सकती है, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। यानी कि इंटेलिजेंस पुलिस को, सरकार को नहीं मालूम है, ऐसा नहीं था। और वहां पे सीआरपीएफ की बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई कि अगर इस ढंग की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, कौन कौन लोग हो सकते हैं, अगर वांगचुक भी शामिल हैं, तो हिंसा फैलने के बाद, लोगों के मरने के बाद कार्रवाई करके रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा, प्रशासन को देना पड़ेगा कि अगर आपके पास जानकारी थी तो आपने सीआरपीएफ तो बुला ली, लेकिन जो हिंसा फैलाने वाले थे उसको क्यों नहीं रोका। दूसरी बात कि हमेशा 300, 400, 250 के आसपास जो है वो सोनम वांगचुक जहां पे आमरण अनशन कर रहे थे, वहां पे भूख हड़ताल, आमरण अनशन में नहीं, भूख हड़ताल कर रहे थे, वहां पे लोग जो हैं वो रहते थे हमेशा उपस्थित। इसमें कहा जाता है कि 2 आदमी की तबीयत खराब हो गई, उनको मरने की नौबत आई, हॉस्पिटल किया गया। उस दिन अचानक 6-6,500 लोग जमा हो गए, कुछ लोग कहते हैं 7,000 जमा हो गए। तो जैसे ही 7,000 लोग जमा हुए तो वो वहां से चले और जाके भाजपा कार्यालय में आग लगा दें। जिस भाजपा कार्यालय में आग लगाया गया उसमें 3 स्थानीय महिला पुलिसकर्मी भी थी जो फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकाला गया। और उसके बाद सरकारी दफ्तरों में आग लगाई गई, सब जगह किया गया। वहां जो चूंकि दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हिंसा हुई, तो सब अपने अपने दफ्तरों में काम करते, सब फंस गए, उनकी जान बचाई गई। और जो हिंसा हुई वो कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसे लगा सकते हैं कि 70-80 जो हैं वो पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है उसकी स्पाइनल इंजरी है और वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। ये फैक्ट है। तो आखिर जब वहां पे इतने लोग इकट्ठा हो गए तो वहीं रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई, एक बड़ा सवाल है। आखिर ये किसका फेल्योर है। दूसरी बात कि सोनम वांगचुक के साथ जो लोग थे
उसमें जो घायल जो वहां हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें 4 लोग की तो शिनाख्त हो चुकी है, 3-4 और लोग हैं, उन्होंने नेपाली थे। नेपाल के लोग उस हिंसा में क्या कर रहे थे? अगर घूमने आए थे तो क्या प्रत्यक्षदर्शी थे, देख रहे थे तमाशा, उसमें वो घायल हो गए? जो मैंने सोनम वांगचुक का जो देखा वीडियो जो आ रहा था उसमें इंटरव्यू में, कि भाई वो तो बाहर के लोग आते हैं काम करने के लिए, नेपाली भी आते हैं, बिहार के लोग भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, और वो ये दिखाता है कि पुलिस ने कैसे सबको निहत्थों को ही मारा। वो बगल में खड़े होकर देख रहे हो सकते हैं हिंसा को, और उनको भी गोली लगी। लेकिन ये जांच का विषय है कि सचमुच में 4 जो घायल थे वो काम करने आए थे, पर्यटन को नेपाल से घूमने आए थे, या किसी खास मकसद से वहां आए थे, और कहां थे, किन किन लोगों से मिल रहे थे, ये बताना जरूरी है। एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस पूरी हिंसा में, जब ये पूरी हिंसा भड़की, सब कुछ हुआ, और लगभग 5-6 सालों से 2019 से ही ये आंदोलन चल रहा है कि भाई स्टेटहुड दे दो और इसका दो। जब 10 तारीख को ये तय हो गया था कि 6 अक्टूबर को एक हाई पावर्ड कमेटी के साथ बैठक होगी, 24 तारीख को वहां से जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और एपेक्स लेह बॉडी जो है, वो दोनों के प्रतिनिधि दिल्ली आएंगे, और 25-26 को 6 तारीख को जो बैठक होगी उसकी तैयारी के लिए कि क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे हैं, किन चीजों पे समझौता हो सकता है, वो तैयारी थी, वो आने वाले थे। तो 24 को अचानक ये 6-7 हजार लोग वहां पे जमा होकर के और जिस ढंग से हिंसा फैलाई, ये क्या है? एक बात और आई थी कि जो हिंसा करने गए थे वो उन मुंह पे मास्क, उन्होंने कपड़ा बांध रखा था, लपेट रखा था, और मोबाइल भी देख रहे थे बार बार। तो क्या कोई निर्देश आ रहा था कि यहां पे करना है, यहां आग लगानी है, यहां आग लगानी है, क्या करना है? ये चीजें अभी खुल के सामने आनी है, पुलिस को बताना पड़ेगा। वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी चीजें वहां पीसफुल है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू में धीरे धीरे ढील दी जा रही है। लेकिन जब तक सारी चीजें पुलिस सामने नहीं रखेगी, तब तक सिर्फ वांगचुक की गिरफ्तारी होने से लद्दाख में स्थायी शांति नहीं आ सकती है। एक बार वहां आग लगी है तो उसका जख्म जो है गहरा है, और जख्म तभी भरेगा जब पूरी सच्चाई वहां के लोगों के सामने भी और पूरे देश के सामने रखी जाए। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।